खेलों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और खेलों के माध्यम से किस प्रकार हम अपनी नई पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन करियर, रोजगार के साधन और उनका एक बेहतरीन शारीरिक मानसिक विकास, इसके साथ-साथ उनकी एक पहचान जो वैश्विक स्तर की पहचान हो सकती है, जो राष्ट्रीय स्तर की पहचान हो सकती है, कैसे हम इसको बिल्ड अप करें और कैसे हम इससे एंगेज करें अपने बच्चों को। तो संत कबीर नगर तीरंदाजी संघ इसके लिए निरंतर प्रयासरत है और एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं संत कबीर नगर तीरंदाजी संघ के बारे में देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस, संत कबीर नगर तीरंदाजी संघ, जैसा कि आप परिचित हैं, अभी मैं इसको वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा इस खेल के बारे में और किस तरह से तीरंदाजी बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, बच्चों के नेम फेम के लिए, बच्चों के करियर के लिए, सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी एक संक्षिप्त परिचय, चूंकि हर काम करने का एक व्यवस्था बनती है, एक सिस्टम बनता है। तो संत कबीर नगर तीरंदाजी संघ उस सिस्टम का ही एक नाम है, जो संत कबीर नगर जिले के बच्चों को और इसके साथ-साथ आसपास के जो जिले हैं या जहाँ के भी बच्चे हों, उनको संत कबीर नगर तीरंदाजी संघ जो एक व्यवस्था बनी हुई है, इसके माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण की निगरानी में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दी गए एक्सेसिबिलिटी के आधार पे हम अपने बच्चों को किस तरह से देश और दुनिया के सामने एक्सपोज करें, उनकी प्रतिभा को किस तरह से हम लोगों के सामने लाएं, प्रतिभा भी सामने आए और प्रतिभा के मूल्य के रूप में उनका करियर, उनकी पहचान भी दुनिया में और देश में बने। इसके लिए खेल बहुत सारे हैं। अब चूँकि हर खेल को एक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं लाया जा सकता है, आप समझ सकते हैं इसको। तो हम तीरंदाजी की बातें यहाँ कर रहे हैं और एक-एक पॉइंट वाइज़ हम आपको समझाते जाएँगे कि तीरंदाजी एक खेल है क्या? इससे हम कैसे जुड़ें और किस तरह इसको हम करियर बना सकते हैं? कितने प्रकार के ये खेल खेले जाते हैं भारत और दुनिया में? और इसके साथ ही साथ इस खेल से मिलने वाली सभी उपलब्धियों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए और मैं भी पूरा पूरा प्रयास करूँगा कि इस खेल से जुड़े जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी एक्सेसिबल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सबके बारे में मैं आपको बता सकूँ। स्टूडेंट्स, द टाइटल इज़ हियर, तीरंदाजी का आरंभ कैसे करें? हाउ टू स्टार्ट द आर्चरी। ये सबसे बेसिक पॉइंट है, कोई काम हम करने जाते हैं, तो उसका एक सबसे प्राथमिक स्तर होता है कि कैसे करें, हाउ। अब इसी के बारे में हम आगे खेल का परिचय देते हुए हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं कि कैसे इसको शुरू किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल द हिस्ट्री ऑफ दिस गेम, इस खेल का एक संक्षिप्त इतिहास। इसमें आप देखेंगे कि तीरंदाजी खेल विधा, टाइटल आप देख रहे हैं। भारत में तीरंदाजी का इतिहास बहुत पुराना है, आप देख रहे हैं और जान भी रहे हैं। आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी। जो नई जनरेशन है, उन्होंने यदि पहले नहीं देखी थी तो कोविड काल में तो सबने देख लिया होगा। तो इसमें भी आपने देखा है अर्जुन का गांडीव रहा है और विभिन्न महारथियों के जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, महायोद्धा रहे हैं, उनके द्वारा हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखेंगे तो हम स्टोन एज के बाद, प्री हिस्टोरिक एज, जब हम हिस्ट्री में जा रहते हैं, इस हिस्ट्री को हम देखते हैं, तो प्री हिस्टोरिक एज के बाद जब वो सेकंड एज स्टार्ट होती है, जो टूल्स का होता है, तो इस यहाँ से शुरू होता है धनुष और बाण का प्रयोग। स्टूडेंट्स, ये प्रयोग उस समय सर्वाइवल के लिए था, अपनी सुरक्षा के लिए था, हंटिंग के लिए था। क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वाइवल किसी भी लिविंग समाज का, जो सजीव समाज है, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो उस समय तीरंदाजी का आविष्कार जो लोगों ने किया होगा, हमारे एंसेस्टर्स ने किया होगा, उसका मुख्य उद्देश्य था कि शिकार करने के लिए एक टूल, शिकार करने के लिए एक हथियार, जिससे वो अपना भोजन और अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और दूसरा, इसके साथ अपनी सुरक्षा भी विषय, और अपनी सुरक्षा के साथ-साथ दूसरों की भी सुरक्षा, जो अपने कबीले या
जैसे धीरे-धीरे कबीले के रूप में, परिवार के रूप में समाज बड़ा होता चला गया, लोगों की यूनिटी बढ़ती चली गई, तो धीरे-धीरे एक हथियार के रूप में भी, पहले ज़रूरत के रूप में, फिर एक हथियार के रूप में आया। और बहुत सारा हमारे यहाँ तो आदिकाल से ही आप देख रहे हैं, वैदिक काल में भी इसका उल्लेख है धनुष और बाण का। इसके बाद आप रामायण काल में आएँगे, वहाँ भी देखेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए इसका उपयोग किया था। हालाँकि वो बहुत ही सज्जन और बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम, बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे, लेकिन फिर भी शस्त्रों की आवश्यकता तब भी थी, शस्त्रों की आवश्यकता आज भी है। महाभारत काल में भी इसका प्रयोग हुआ, अर्जुन का गांडीव आपने सुना होगा, कर्ण का धनुष आपने सुना होगा। इस तरह से हम अपने इतिहास में भी, अपनी कहानियों में इन चीज़ों को देखते आए हैं। बाद में पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी आपने देखा होगा कि ये सल्तनत कालीन व्यवस्था में पृथ्वीराज चौहान ने भी धनुष से ही उसका संहार किया था। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी, इस तरह से हम देखेंगे बहुत सारे लोगों ने इसका हथियार के तौर पे प्रयोग किया और यह काफ़ी चर्चित रहा है शुरू से। लेकिन समय बदला, हथियार बदले, हथियारों की प्रकृति बदली और उसके साथ-साथ लगभग आप कह सकते हैं कि सब कुछ बदल गया। और इस सब कुछ बदलने में तीरंदाजी भी एक टूल और एक हथियार से कन्वर्ट होकर के आज यह ये खेल का बहुत ही सशक्त प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। और मैं आपको बता दूँ, अभी आगे इस खेल की विधा में आगे चीज़ें चलेंगी, लेकिन वर्तमान समय में ये आप समझ लें इसको कि कोरिया हो, जापान हो, चाइना है, इसके साथ-साथ जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये सारे जो भी विकसित देश दिखाई दे रहे हैं, आज वहाँ पे आर्चरी एक सबसे महत्वपूर्ण खेल के रूप में खेला जाता है और उसमें बहुत बड़ी भागीदारी वहाँ के छात्रों की है। उसके माध्यम से उनकी अपनी एक पहचान बन रही है। इस खेल को ओलंपिक के रूप में नॉमिनेट किया जा चुका है भारत में और आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1973 को 1973 में हुई है भारत में एक खेल के रूप में। हमारा हथियार ये रहा है, हमारा सब कुछ रहा है, लेकिन इस खेल की शुरुआत सबसे बाद में हमने की है। जब ये खेल यूरोप से ट्रेवल करता हुआ, एशिया के देशों से ट्रेवल करता हुआ वापस आया, तब हमने कहा कि नहीं, हमको भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा दिक्कत रही है, लेकिन भविष्य में इन चीज़ों से सीख करके हम चीज़ों को पहले पकड़ने का प्रयास करेंगे। तीरंदाजी में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जिसमें बहुत सारे पद्मश्री अवॉर्डेड हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं, ध्यानचंद अवार्ड मिला हुआ है, महाराजा डोंगर सिंह अवार्ड मिला है, बहुत सारे लोग हैं। जिसमें आपने नाम भी सुना होगा, डोला बनर्जी हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं, दीपिका कुमारी जी हैं, ये भी अर्जुन अवॉर्डी हैं, पद्मश्री भी इनको मिला हुआ है। इसके साथ बोयम्बला देवी, तरुणदीप राय, अर्जुन वर्दी ओलंपियन और पद्मश्री, ये सारे लोग अर्जुन अवॉर्डी और ओलंपियन हैं, पद्मश्री भी मिला हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि एक पद्मश्री पाना कितने गर्व की बात है, कितने सम्मान की बात है, कि मतलब इस पॉपुलेशन में समय-समय पे वे लोग जिन्होंने कुछ अद्भुत किया है, कुछ ऐतिहासिक किया है, उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे सम्मान मिलते हैं। और तीरंदाजी के खेल से लोगों ने सम्मान पाया हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार या भारत या वैश्विक स्तर पे इस खेल का क्या महत्व है और क्या इसकी उपयोगिता है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत सरकार ने जो मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले जो खेल हैं, उसमें से 6 खेलों का चयन किया हुआ है, जिसमें से तीरंदाजी एक है और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत 1992 से मेरठ जिले से हुई। और इसका भी एक इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, ये जब इसकी शुरुआत 1992 में मेरठ से हुई, तो उस समय में मेरठ में ही उस गुरुकुल प्रभात आश्रम का छात्र रहा, जहाँ से शुरुआत हुई। और रुचि इसी तरह से बढ़ती है, जो चीज़ों को हम नहीं जानते हैं, तो उसके प्रति हमारी कोई रुचि नहीं होती। हमने इधर से सुना, इधर से बाईपास कर दिया, कि अरे क्या है, मुझे नहीं लेना-देना। लेकिन चूँकि मैंने इसको करीब से देखा है, 1992 में हम लोग क्लास 6th में वहाँ पे पढ़ते थे और उस समय इस खेल की शुरुआत हुई और चूँकि वहाँ वो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली है, गुरुकुल की व्यवस्था है, तो तीर धनुष तो वहाँ हर उत्सव, हर कार्यक्रम में बच्चे निशाना लगाने में इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस करते थे। लेकिन खेल के रूप में ये होता है, इसको वहाँ भी लोग नहीं जानते थे।
लेकिन 1992 में ये वहाँ पता चला कि नहीं, ये एक अच्छा खेल है और ये ओलंपिक में भी है, एशियाड में भी है, इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, मतलब स्काई ऑन द लिमिट, हम जा सकते हैं। और वहाँ पे इस खेल की शुरुआत उत्तर प्रदेश में औपचारिक रूप से हुई। मैं फिर कह रहा हूँ, औपचारिक रूप से हुई। अब शुरुआत ये नहीं कि वहीं से हुई है, ये औपचारिक रूप से हुई है। अब इस खेल के काइंड्स ऑफ दिस गेम, तीरंदाजी के प्रकार, इस खेल के प्रकार कितने हैं, इसकी एक सामान्य जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। ये वर्ल्ड लेवल पे खेले जाने वाले प्रकार हैं, जो वैश्विक स्तर पे खेले जाते हैं। फील्ड आर्चरी, इंडोर आर्चरी, आउटडोर आर्चरी, पैरा आर्चरी, आप समझ रहे हैं शब्दों का अर्थ सारे। पैरा आर्चरी, रन आर्चरी, क्लाउड आर्चरी, फ्लाई आर्चरी, स्काई आर्चरी, 3D आर्चरी। ये खेल के इतने प्रकार हैं। अब भारत में जो खेले जाने वाले प्रकार हैं, इसमें से आउटडोर आर्चरी, इंडोर आर्चरी, पैरा आर्चरी और फील्ड आर्चरी। अब इनको बहुत डिटेल में यहाँ बताने का कोई औचित्य नहीं है, समय आने पे इन चीज़ों को आगे रखा जाएगा। तो बस ये समझ लें कि इसके इतने सारे प्रकार हैं। एक वैश्विक स्तर पे 9 प्रकार के वैश्विक स्तर पे हैं और 5 प्रकार के भारत में खेले जाते हैं। और इसमें भी आउटडोर में तीरंदाजी और पैरा आर्चरी। पैरा आर्चरी जो हमारे दिव्यांग जनों के लिए है। तो ये पैरा आर्चरी के अभी दुबई में गेम भी आयोजित हुए थे और बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे जो दिव्यांग हैं, उन्होंने अच्छे खासी संख्या में भारत के लिए मेडल जीता। तो ये पैरा ओलंपिक में भी इसको शामिल किया गया है। अब आर्चरी ही क्यों? क्यों तीरंदाजी? अन्य भी खेल हैं, सर लोग उसमें इन्वॉल्व भी हैं, बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन उसमें से निकले हैं जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पे अपनी पहचान बनाई है। लेकिन यहाँ टॉपिक चूँकि हम तीरंदाजी की बात कर रहे हैं, तो हम इससे क्या हमारे लिए कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, इसको ईज़िली खेला जा सकता है, बहुत आसानी से खेला जा सकता है, आयु की कोई सीमा नहीं है। अब ईज़िली खेलने का मतलब क्या है कि इसमें स्मूथली कोई किसी टीम की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भारी भरकम किसी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। टारगेट, टारगेट फेस, टारगेट स्टैंड, टारगेट, टारगेट फेस और उसके साथ अपना ये बो, एरो प्लस पिन, ये जो इक्विपमेंट है उसके साथ, ये सारे सिंपली लगते हैं। ऐज की कोई सीमा नहीं है, इसमें उम्र की भी कोई सीमा नहीं है। यदि सही समय पे इसमें एंट्री हो जाती है, तो अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक शरीर साथ देती है, तब तक अपना सुधार करें और विभिन्न खेलों में पार्टिसिपेट करते रहें। शारीरिक फिटनेस को बढ़ाता है। यह खेल शारीरिक फिटनेस, योगा और इसके साथ-साथ मेडिटेशन, क्योंकि जो भी प्लेयर होंगे वो होते हैं, वो योगा और मेडिटेशन दोनों, और इसके साथ-साथ उनका जो रेसिंग है, स्विमिंग कर रहे हैं, मतलब जितना भी हम फिजिकल एक्टिविटी से, जितना ही हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, हमारी फिटनेस जितनी बेहतर रहेगी, इस खेल में हमारा परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर होगा। और इसमें भी एकाग्रता, कंसंट्रेशन का बहुत महत्व है और जिसके लिए योगासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह के समय। अब इसमें खिलाड़ी, मैंने पहले ही बताया कि टीम इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर, द इंडिविजुअल प्लेयर आल्सो प्ले ईज़िली, स्मूथली। इसमें कोई इंजरी नहीं होती है, इंजरी की भी चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ग्राउंड में आप लोग इस खेल को देखेंगे तो इस चीज़ को हमारे आप समझ पाएँगे कि जो सेफ्टी सुरक्षा के मानक हैं, उनका हम प्रयोग करके और इंजरी को एकदम खत्म कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं की जा सकती है। लास्ट पॉइंट देखिए, इसमें किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं की जा सकती। अब चीटिंग का यहाँ पे नाम आया है, तो मैं थोड़ा-सा आपको एक इसके बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ, कि जैसे जो टीम बेस्ड गेम है, तो वहाँ पे एक टीम होती है, कहीं 11 की होती है, कहीं कुछ और टीम होती है, इस तरह से टीम होती है। अब वो टीम ही एक इंडिविजुअल बन करके वहाँ पे इस ग्राउंड पे खेल को खेलती है। लेकिन इस टीम के बहुत सारे खिलाड़ी पार्ट होते हैं। तो वहाँ पे आसानी से ये जज कर पाना कि नहीं, इस खिलाड़ी को टीम में रखें या इसको बाहर रखें, तो वहाँ पे थोड़ा-सा एक गैप मिल जाता है, भेदभाव करने का या कुछ भी करने का, इस तरह से जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। वजह क्या है? कि ये इंडिविजुअल गेम है। इसमें अपना स्कोर, प्लेयर का जो खुद का स्कोर है, खुद की उसकी कैपेसिटी है, वो इस गेम में रिफ्लेक्ट करती है।
और स्कोर सबके सामने दिखता है, उसको कहीं से हम बाईपास कोई नहीं कर सकता है, न एसोसिएशन कर सकती है, न कुछ कोई इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स इसमें डर्टी पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती है, मतलब फुल्ली सेफ है हमारा बच्चा, यदि वो इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो पूरी तरह से सुरक्षित है। अब यहाँ पे सामने आप देखेंगे, अब इस खेल की जो विधाएँ हैं, जो महत्वपूर्ण विधाएँ हैं, जो भारत में और वैश्विक स्तर पे जिनकी अपनी पहचान है। ये देखेंगे, ये धनुष आप देख रहे हैं, खेल थोड़ा-सा महँगा है और ये मान के चलिए कि जो रिकर्व का धनुष है, ये कम से कम 2.5 लाख, ये इसकी बिगिनिंग है। कम से कम 2.5 लाख से शुरू होता है। और एक चीज़ और आप इसमें जान के आपको आश्चर्य होगा कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो इंडिया में होती ही नहीं है। अभी तक नहीं होती है। प्रयास गवर्नमेंट के स्तर पे भी प्रयास किया जा रहा है, धीरे-धीरे समय आगे आएगा तो भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। लेकिन अभी तक तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं होती है। ये बेसिकली जापान, कोरिया, चाइना, इन सब देशों से आता है और इसके साथ-साथ यूरोप, आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ से आता है। यूरोपियन कंट्रीज़ से आता है। और मैंने बताया आपको कि 2.5 लाख इसकी मिनिमम सीमा है। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी यदि प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, प्लेयर हमारा डेडिकेटेड है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ खड़ा है, उसके लिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खड़ी है। उसको कहीं से उन गार्जियंस को ज़रा-सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि खेल तो इतना महँगा है, हमारा बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा? तो इसकी चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। संत कबीर नगर तीरंदाजी संघ समर्पित है प्रतिभाशाली बच्चों का सहयोग, समर्थन और साथ देने के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे रिकर्व, ये रिकर्व धनुष है। और रिकर्व एक सिंगल ऐसा धनुष, अब 3 तरह के धनुष अब इसमें बताए जाएँगे आपको। ये इसमें रिकर्व ये कॉमन है। ये वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे जितनी भी चैंपियनशिप होती है, अभी उसके बारे में भी आगे हम बताएँगे। लेकिन इसको ध्यान रखें कि रिकर्व है और रिकर्व धनुष का प्रयोग ओलंपिक, एशियाड, चैंपियनशिप, पैरा ओलंपिक, मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ तीरंदाजी की होती हैं, उसमें सब में रिकर्व का ही प्रयोग होता है। 2.5 लाख से शुरू होकर के 4 साढ़े 4 लाख, क्वालिटी अलग-अलग होती है। बिगिनर्स के लिए 80,000 में भी ये उपलब्ध रहता है। इसका इम्पोर्ट होता रहता है बाहर से। इसको सप्लाई करने वाली कंपनियाँ भारत में बहुत सारी हैं जिसको देती हैं। लेकिन फिर एक बार मैं कहूँगा कि इसको ये देख के परेशान नहीं होंगे कि इतना महँगा है, हमारा बच्चा नहीं सर्वाइव कर सकता। हम लोग इसको, बच्चा यदि प्रतिभाशाली रहेगा तो हम लोग उसको निकालेंगे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। रुपए पैसे की कमी कहीं कोई आने नहीं पाएगी। दूसरा ये देखें, कंपाउंड राउंड है। कंपाउंड राउंड ये देखेंगे आप, धनुष तो जैसे फ़िल्मों में दिखाया जाता है, वो शिकार वगैरह, हंटिंग वगैरह करते समय, ये उस तरह का है। लेकिन ये सीमित है। इसका जो खेल की जो प्रतियोगिताएँ इसकी आयोजित होती हैं, ये सीमित होती हैं, लिमिटेड होती हैं। इसका जो मूल्य है कंपाउंड, ये ओलंपिक ओलंपिक में इसका स्थान नहीं है, ओलंपिक में इसको स्थान नहीं मिला है। चूँकि ओलंपिक एक ऐसा खेल है कि जो पूरी दुनिया में वेल सर्टिफ़ाइड है और पूरी दुनिया में वेल रिकॉग्नाइज़्ड है। तो थोड़ा-सा ड्रॉबैक इसका है कि ओलंपिक में इसको स्थान नहीं मिला हुआ है और इसकी कीमत रिकर्व से भी थोड़ा ज़्यादा आती है। लेकिन फिर भी अच्छा है, बढ़िया है, चल। हाँ, अब ये आपके सामने है इंडियन राउंड। इसको बिगिनर्स वो भी कहते हैं। बिगिनर्स यानी जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो लोग प्रारंभ कर रहे हैं, तो इंडियन राउंड है। इंडियन राउंड, इसका निर्माण पूर्वोत्तर में मणिपुर, नागालैंड, ये जो वहाँ पे हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जहाँ की लकड़ियों की क्वालिटी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, रेसिस्टेंस बढ़िया होता है। तो कुछ विशेष जगहें ही हैं जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये बिगिनर्स वो भी कहा जाता है और इसके साथ-साथ इंडिया में ये काफ़ी लोकप्रिय है। वैश्विक स्तर पे ग्लोबल लेवल पे तो इसकी प्रतियोगिताएँ नहीं आयोजित होती हैं, लेकिन भारत में नेशनल स्तर तक भी इसकी प्रतियोगिताएँ, स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, ये रीजन, सब हर स्तर पे इसकी प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं और इसकी कीमत भी काफ़ी कम होती है। 7,000 इसकी कीमत यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन ये मान के चलें कि ये और टारगेट प्लस मिला कर के
मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गार्जियन का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 तक हो सकता है। लेकिन यहाँ भी फिर वही बात कि यदि बच्चा प्रतिभाशाली रहेगा तो फिर हम उन चीज़ों को आगे देखेंगे उसको कैसे क्या करना है। तो इंडियन राउंड बिगिनर्स के लिए है, शुरुआती के लिए है, और बिगिनर्स के साथ-साथ भारत स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे खेली जाने वाली प्रतियोगिताओं में इसका प्रयोग होता है। ये आपके सामने अब है टारगेट फेस, इसको फेस कहते हैं। टारगेट पीछे होता है, स्टैंड, स्टैंड पे टारगेट होता है, टारगेट के ऊपर एक फेस लगा होता है। और ये इसी को यही लक्ष्य होता है। जितने भी आर्चर हैं सबका यही लक्ष्य होता है, और इसी में अपने सेंट्रल पॉइंट जो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो ये सेंट्रल पॉइंट, ये पॉइंट होता है कि जो हमारा शूटिंग पॉइंट है, और स्कोर हमारा इसी से डिसाइड होता है। जिसका जितना नियरेस्ट है उसके हिसाब से उसके स्कोर बनते हैं, और जितना ही दूर है उस हिसाब से स्कोर उसके करते हैं। ये भी फेस है, 40 सेंटीमीटर का फेस है। अब इसका केवल कंपाउंड राउंड में प्रयोग होता है 40 सेंटीमीटर्स का। आगे कुछ चीजें हम देख लेंगे। हाँ, अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको समझने की चीज है। तीरंदाजी खेल के सामान में रिकर्व राउंड, जो सबसे पहले आपने देखा है रिकर्व राउंड, जिसका मैंने बताया था कि ये वैश्विक स्तर पे इससे खेला जाता है। रिकर्व राउंड में सीनियर और जूनियर अंडर 21, रिकर्व में इसकी दूरी जो डिस्टेंस होती है, शूटिंग रेंज होता है, ये 70 मीटर का होता है। 17 वर्ष की आयु के 60 मीटर सब जूनियर रिकर्व, ये सब जूनियर में आते हैं 17 वर्ष की आयु तक के। 14 साल से लेकर के मिनी सब जूनियर रिकर्व में 50 मीटर, मतलब ये इनकी एज ग्रुप है जो आप देख रहे हैं, और ये इनका डिस्टेंस है। सीनियर जूनियर, फिर उसके साथ साथ सब जूनियर, और उसके साथ साथ मिनी सब जूनियर, जो बच्चे 14 साल से नीचे के होते हैं। या यदि हम इसको ऐसे सीधी भाषा में आपको बताएं, तो आप ये जान लीजिए कि बच्चा 9 साल से इस खेल की शुरुआत कर सकता है। अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, अपर एज लिमिट तो प्लेयर खेलता जाए, उसका स्कोर अच्छा होता जाए, लेकिन ये न्यूनतम जो आयु सीमा है ये 9 साल की है। कंपाउंड राउंड में भी चीजें वही हैं, कंपाउंड राउंड में मिनिमम एज सब में वही रहेगी, और अपर एज लिमिट का कोई यहाँ पे इशू नहीं है, क्योंकि प्लेयर इसमें इसीलिए सुरक्षित ज्यादा रहता है। बहुत सारे प्लेयर हैं कि वो विभिन्न विभागों में पोस्ट हैं और अपने विभाग के लिए खेल रहे हैं, उसकी उनकी उम्र 45 साल, 42 साल, 44 साल इस तरह से भी हो गई है, लेकिन वो खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, इसी तरह से इंडियन राउंड है, इसमें दूरी घट जाएगी, 50 और 30 मीटर का हो जाता है, जूनियर में 40 और 30 मीटर का हो जाता है, अंडर 21। भाई एज और दूरी आप देखेंगे, तीनों को मिलाएंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि एज ग्रुप तो सेम ही है, लेकिन इसके साथ साथ कंपाउंड, रिकर्व और इंडियन, तीनों में इसकी डिस्टेंस घटती है। अब इसमें कौन सी प्रतियोगिताएं हैं, जैसे ये भी तो है कि बच्चे हमारा तैयार हो रहा है, प्लेयर हमारे तैयार हो रहे हैं, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं, प्लेटफॉर्म कौन से हैं, तो इसको आप देख लें। इंडिया के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे एसजीएफआई स्कूल गेम्स, विभिन्न स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। सीबीएसई, आईसीएससीई, केवी नेशनल, जोनल टूर्नामेंट, स्टेट लेवल टूर्नामेंट एट ऑल एज, ये सभी एज ग्रुप के लिए स्टेट लेवल टूर्नामेंट। खेलो इंडिया अंडर 70, खेलो इंडिया अंडर 90, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया वुमेन टूर्नामेंट, इंटर यूनिवर्सिटी, ओपन नेशनल, नेशनल गेम्स, मेनी अदर टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट अंडर द बैनर ऑफ यूपी आर्चरी। तो ये जो आप टूर्नामेंट्स देख रहे हैं, ये टूर्नामेंट्स नेशनल लेवल पे होते हैं, देश के अंदर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, एशियन कप, मेनी अदर टाइप ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। अब ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, इस पेज को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसका परिणाम कैसा होगा, या आगे उसके लिए संभावनाएं कैसी होंगी, इसको देख करके ही हम कार्य को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें तो यहाँ इंटरनेशनल एसेसिबिलिटी जो हमारे प्लेयर की है, आप देखेंगे यदि खेल को थोड़ा भी समझते होंगे, खेल को
तो आप देखेंगे कि जितनी शानदार एक्सेसिबिलिटी आर्चरी में है उतना और कहीं है ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे ओलंपिक गेम सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो गेम का प्लेटफॉर्म है वो ओलंपिक, ये सब लोग जानते हैं, सब लोग इससे परिचित हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप ऑलरेडी अवेलेबल है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उसका। एशियन गेम्स एशिया के लेवल पे उपलब्ध है, वर्ल्ड कप उपलब्ध है। मतलब आप देखेंगे कि सबसे इनरिच्ड प्लेटफॉर्म ये हमारा आर्चरी का है। यानी बच्चा यदि प्रतिभाशाली है, बच्चा के अंदर क्षमता है, तो वो आसानी से वो बहुत बड़ी पहचान बन सकता है, एक सेलिब्रिटी तक बन सकता है। मैं आपको बता दूं, गेम के सिलसिले में नेशनल वगैरह में हम लोग जाते हैं भारत के कई हिस्सों में, तो हम देखते हैं कि लोगों को पता चलता है कि अरे ये अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आकर के उनको ढूंढ करके फोटो खिंचवाते हैं। तो ये उसका वो है, और आने वाले समय में और तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि नई जनरेशन, सरकार की नीतियां, सब कुछ खेलों को लेकर के कितनी पॉजिटिव हैं, और लोग अब समझ रहे हैं कि खेल केवल खेल नहीं है, खेल एक करियर के लिए एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है, बहुत बेहतरीन खेल हो सकता है, जो करियर को एकदम बदल के रख देगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। भारत में भी खेलने के विभिन्न सारे प्लेटफॉर्म है, आप देख रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे तो इतना समृद्ध कोई खेल ही नहीं है जितना तीरंदाजी है। चलिए नेक्स्ट, अब करियर की हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक विषय होगा कि हमारा बच्चा या हम या कोई, मैं किसी की पर्टिकुलर इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, तो ये भी एक समस्या आएगी कि बच्चा हमारा इससे हासिल क्या होगा। तो मेडल मिलना, उनको अवार्ड मिलना, उसके साथ अवार्ड के साथ जो उनको नगद पुरस्कार राशि है जो करोड़ों से नीचे है ही नहीं, वो उसको छोड़ भी दिया जाए, तो एक कॉमन, मैं आपको उपलब्धि, एक कॉमन अचीवमेंट मैं बता रहा हूँ उस गेम का, कि यदि बच्चे ने स्टेट या नेशनल खेल लिया, ध्यान से सुनिएगा, यदि बच्चे ने सिर्फ खेल लिया, कौन कौन सा लेवल, स्टेट या नेशनल, तो बच्चा आपका या हमारा वहीं से वो एलिजिबल हो जाएगा। किस लिए एलिजिबल हो जाएगा? खेल कोटे से केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की विभिन्न डिपार्टमेंट्स में खेल कोटे से नियुक्ति पाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वहाँ उसकी एकेडमिक मेरिट, वहाँ उसने नंबर कितने पाए, वहाँ उसने कंपटीशन एग्जाम दिया नहीं दिया, ये सब चीजें भीड़ के लिए है। लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में जब वो खेल से जुड़ करके यदि उसने स्टेट और नेशनल लेवल तक खेल लिया, तो यहाँ डिपार्टमेंट्स देखें, लिखा हुआ है आर्मी, सेना में बहुत सारे आर्चर हैं, जो सेना में विभिन्न जेसीओ से लेकर के बहुत बड़ी पोस्ट, छोटी पोस्ट, हर जगह एंगेज है। मैं तो उनके बीच में रहता हूँ बराबर, एक प्लेयर होने के नाते, हर खेल में कोच होने के नाते हर जगह सबसे मिलना जुलना रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि 90-95% स्पोर्ट्स पर्सन जो भी इस खेल से जुड़े हुए हैं, सारे किसी न किसी विभाग में अच्छे पोस्ट पे नियुक्त हैं, पोस्टेड हैं। लेकिन काम उनका क्या है? काम उनका तब भी खेलना ही है, और उस विभागों में उनका जो सम्मान है वो सामान्य कंपटीशन पास करके आए हुए बच्चों की तुलना में बहुत अधिक है। तो इसको इसको चीज को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हर नई चीज एक क्रांति लाती है, और नई चीज को शुरू करने के लिए भी सोच भी क्रांतिकारी चाहिए। पुराने ढर्रे पे तो लोग चलते ही हैं, लेकिन एक बहुत बेहतरीन माध्यम है सरकारी सेवाओं के लिए, क्योंकि पूर्वांचल में जागरूकता अभी उतनी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरठ में मैं रहा हूँ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, इस खेल से मैं वहीं जुड़ा, वहीं खेलता भी रहा, उसके बाद कोच के रूप में। तो मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मेरठ में बागपत वगैरह में, वहाँ पे हमारा जाट समाज है, जाट समाज के लोग हैं। जाट समाज के लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं, हर हर फील्ड में बहुत एक्टिव होते हैं। आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे होंगे। वहाँ पे स्थिति ये है कि खेल जब तक लोग नहीं जानते थे ठीक है, लेकिन मेरठ से शुरू हो गया, खेल का प्रचार हुआ, और वहाँ पे स्थिति है कि धनुष में पैसा लगाना है, यदि एसोसिएशन से कहीं कोई दिक्कत आ रही है या नहीं उपलब्ध करा पा रहा है एसोसिएशन, तो वो कुछ जेवर गहने या कुछ जर जमीन भी इधर उधर व्यवस्थित करके, उससे पैसे करके अपने बच्चे के लिए धनुष और तीर की व्यवस्था और उसके रजिस्ट्रेशन एडमिशन की व्यवस्था करते हैं। और बहुत बड़ी संख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो मैं कहूँगा कोई भागीदारी नहीं है इन डिपार्टमेंट्स में। बहुत अंगुली पे गिनी चुनी भागीदारी है कि जो लोग तीरंदाजी के माध्यम से
ये इन पदों पे, इन विभागों में विभिन्न पदों पे पोस्ट हुए हुए हैं। तो पूर्वांचल इस मामले में अभी थोड़ा-सा इसको समृद्ध करने की ज़रूरत है और समृद्धता इसी जागरूकता से आएगी। अब देखें आर्मी है, आल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जितने भी पैरामिलिट्री हैं, रेलवेज़ हैं, पेट्रोलियम है, स्टेट पुलिस है, इनकम ट अब स्टेट पुलिस सारे स्टेट की पुलिस, वो कंपल्सरी, वो बाध्य हैं। देश का कानून ऐसा है कि खेल कोटे से वो भर्ती करने के लिए बाध्य ही हैं, उनको भर्ती निकालनी है, भर्ती करनी ही है। इसके साथ-साथ बैंकिंग सेक्टर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है। कोचेज़ के रूप में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ये तो एक सामान्य उपलब्धियाँ हैं कि जो कोई भी स्टेट और नेशनल तक पहुँच करके हासिल कर सकता है एलिजिबिलिटी टू गेट अपॉइंटेड इन द डिफरेंट वेरियस different kinds of departments of state government and central government. But the most important factor of this game is that a player may build up his own recognition, his family recognition, his village recognition, his district recognition, even then state recognition, in the world level, even the Indian country recognition, देश प्रदेश सबकी पहचान वो बना सकता है। अभी हमारे यहाँ पूर्वांचल से कुछ खिलाड़ी हैं, सत्यदेव जी हैं, संजीव सिंह हैं, कैलाश सिंह हैं, ओलंपियन हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मिलते हम लोग तो हमेशा एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो उनका जो ऑनर, जो सम्मान मिलता है खिलाड़ी के रूप में समाज में हर जगह, किसी को भी, किसी भी खेल से जुड़ा हो, मैं नहीं कह रहा तीरंदाजी, किसी भी स्पोर्ट पर्सन का जो सम्मान है, जो ऑनर है, वो है, आप देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो ये उपलब्धियाँ हैं जो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारा बच्चा उसको अचीव कर सकता है। बाकी ये मैदान का आकार प्रकार है, ये चीज़ें बहुत अब हाँ, वीडियो में बताने का कोई मतलब नहीं हो, ग्राउंड पे ही अपने प्लेयर्स के बीच में ही उचित है उसको डिस्कस करना। तो फिर हम आगे आते हैं। हाँ, अब ये कोच के रूप में है, तो कोच जो प्लेयर होते हैं, प्लेयर से ही कोच बनते हैं। अब इसमें भी देखेंगे 2 वर्ष राज्य स्तरीय, 4 साल यूनिवर्सिटी लेवल, नेशनल लेवल, मतलब एक कोच के रूप में भी बेहतरीन करियर है, बस इसको आप जानें। ये सारी चीज़ें मैदान और कोच से रिलेटेड हैं, इसमें कोई बहुत इश्यू नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे देखें विद्यालय। आज हम यहाँ आए हैं इसके प्रमोशन के लिए संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर में। तो चूँकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम ये काम कर रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि अपने ज़िले से खिलाड़ियों को तैयार करें और बच्चों सभी बच्चों को जोड़ें। उनकी गरीबी-अमीरी, उनके अभिभावक का बैकग्राउंड, इन सबको दूर रखते हुए, क्योंकि खेल समानता लाता है, खेल एक अच्छी सोच लाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये विद्यालयों के लिए है, विद्यालयों को भी हम लोग बताते हैं, चूँकि ये विद्यालय भी जुड़ा हुआ है तीरंदाजी एसोसिएशन से, संत कबीर नगर से। तो विद्यालय के लिए भी आसान है, खेलो इंडिया योजना आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। जो भी अपने यहाँ नॉमिनेट बच्चे आपके यहाँ विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उस उनको नॉमिनेट एसोसिएशन में कराएँ। आसानी से आपको खेलो इंडिया, अभी देख रहे हैं इस समय कितना खेलों को लेकर के सरकार एक्टिव है, खेलो इंडिया, सांसद महाकुंभ, उसके साथ है पैरा जो गेम्स हो रहे हैं। आप कंटिन्यूअसली देखेंगे कि इस समय सरकार का जो खेलों को लेकर के जो सरकार का दृष्टिकोण है, सरकार की जो एग्रेसिवनेस है, वो बहुत ज़्यादा है। गौ सरकार भी चाह रही है कि किसी भी खेल में बच्चे अधिक से अधिक संख्या में निकलें, जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय एक बेहतरीन हो, एक अच्छा हो। और यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, विद्यालयों के लिए ये चीज़ है, विद्यालय से जुड़े जो लोग हैं वो भी ध्यान दें और जो बच्चे भी विद्यालय से जुड़े हैं, दूसरे विद्यालयों से जुड़े होंगे, चूँकि हमारा काम कोई पर्टिकुलर विद्यालय नहीं, सारे विद्यालय जो संत कबीर नगर के हैं, वहाँ पे हर जगह हम इस इसके प्रमोशन के लिए पहुँच रहे हैं कि जिससे हम लोगों को बता सकें, लोगों को समझा सकें। तो यहाँ पे देखेंगे प्रशासनिक स्तर पे इसको स्थानीय स्तर से विश्व पटल तक विद्यालय का नाम भी आसानी से आ जाएगा। अब संत कबीर विद्यापीठ आज हम यहाँ आए हैं, यदि हम हमारे परिश्रम से, गार्जियन के सहयोग से, बच्चे की डेडिकेशन और उसकी प्रतिभा से, टैलेंट से, यदि एक बच्चा भी हमारे ज़िले से निकल गया कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, एशियाड में या नेशनल में ही अच्छा स्कोर करके आ गया, गोल्ड या सिल्वर कुछ लेकर के आ गया, तो पूरा मीडिया नेशनल, इंटरनेशनल सब उसको एक जगह देगा, एक स्थान देगा। तो विद्यालय में भी प्रशासनिक स्तर पे भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं खेलों से जोड़ करके और तीरंदाजी में भी भागीदारी कम है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस खेल को बहुत गंभीरता से लें, विद्यालय के लोग भी, बच्चे के लोग भी
और इसके माध्यम से जुड़ करके अपना करियर बनाएँ। और इसके सचिव हैं हमारे उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश अवनीश अवस्थी जी। इनके कुशल मार्गदर्शन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, सारी जिला के एसोसिएशन काम कर रहे हैं। इसमें जितने भी ओलंपियन हैं, जितने भी पदक विजेता हैं एशियाड नेशनल, वो सारे लोग कोच के रूप में गाइड कर रहे हैं। मतलब हर तरफ से एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई गई है कि बच्चे को रॉ मटेरियल को हम उठाएँ और उसके अंदर के टैलेंट को निखारते हुए, उसको प्लेटफ़ॉर्म देते हुए, उसको एक्सेसिबिलिटी करते हुए संत कबीर नगर टू संघाई तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। जहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होने वाली है, ईज़िली हम पहुँचा देंगे। बस बच्चा हमारा प्रतिभाशाली हो और गार्जियनों का हम सहयोग हमको मिलता रहे। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी जैसा कि आपको उसके अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्यों करें ये आपने देखा। क्या कैसे उपयोगी है आर्चरी हमारे लिए ये आपने देखा। इसके कितने प्रकार हैं इसको आपने समझा। इससे क्या हासिल किया जा सकता है, उससे क्या अचीव किया जा सकता है इसको आपने देखा। अब जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हम लोग ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और इस रजिस्ट्रेशन के बाद इसका ट्रायल मान्यवर काशीराम स्टेडियम संत कबीर नगर में हम लोग मई लास्ट वीक में कराएँगे। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो बच्चे हैं वो उनके उनके जो कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं इसको ध्यान देंगे। ट्रायल के लिए सबसे पहले अपना नाम, अब यहाँ पे नाम के रूप में देखिए यहाँ भरा हुआ है रोहित पांडे या जो भी अपना नाम होगा अपना ही नाम भरेंगे, ऐसा नहीं कि जो नाम इसमें दिख रहा है वही भर देंगे। तो इसके साथ-साथ फिर अपने फादर, अपने पिता अभिभावक का नाम। फिर यहाँ पे तीसरा कॉलम है अपनी माँ का नाम, अपनी मदर का नाम यहाँ पे। डीओबी डेट ऑफ बर्थ अपना। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। जैसे यहाँ पे अभी वर्तमान समय में अभी मैंने आपको बताया कि 9 वर्ष से लेकर के और अपर एज लिमिट का कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ से हम बच्चों को लेते हैं आर्चरी में। लेकिन अभी जो हमारी तैयारी है संत कबीर नगर की तैयारी है एसोसिएशन की, यहाँ हम बच्चों को 12 वर्ष के उम्र से ले रहे हैं। तो जो भी बच्चे 12 न्यूनतम उम्र सीमा 12 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा भी हमने 25 वर्ष यहाँ पे रखी है। तो चूँकि खिलाड़ी के लिए उम्र सीमा नहीं होती है, लेकिन एक खिलाड़ी बनने के लिए तो उम्र सीमा क का होना अति आवश्यक है, तो इसको आप समझेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अपनी जो भी आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चूँकि ये 12 वर्ष के बच्चे से शुरू होगा, तो 12 वर्ष के बच्चे का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 5th पास भी हो सकता है और 6th में पढ़ता हुआ मिल सकता है। तो उसको जो भी आपका होगा वो डाल देंगे, यदि यहाँ पे उसमें आंसर में अपना डाल देंगे। स्पोर्ट अचीवमेंट यदि कोई खेल गतिविधि किसी भी खेल का कोई भी उपलब्धि आपके पास है, कोई सर्टिफ़िकेट है या कोई सर्टिफ़िकेट नहीं है, आपने उस खेल को खेला ही है या उसमें रुचि रखते हैं, तब भी आप इसको आसानी से यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिएगा, जिससे हमको ये अपने इस खिलाड़ी को समझने में, उसको निखारने में हमको मदद मिलती है। आगे आप देखेंगे अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे और अल्टरनेट नंबर भी अपने गार्जियन में माता-पिता दोनों लोगों का डाल देंगे या माता-पिता या बाबा जिसका भी होगा अपने गार्जियंस में से ही 2 लोगों का मोबाइल नंबर डालेंगे, जिससे हमको आपसे संपर्क बनाने में आसानी हो। मेल आईडी अपनी डाल देंगे। मेल आईडी ये सूचनाओं के संप्रेषण का एक उचित माध्यम है, इसको भी आप डाल करके और यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक कर देंगे। सबमिट करते ही ये सारी सूचनाएँ जो हम आपके ट्रायल के लिए आवश्यक हैं, वो हमें मिल जाएँगी और इसके साथ है जो रजिस्ट्रेशन शुल्क भी इसका रखा गया है, केवल ₹100 रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है और ये जो नीचे क्यूआर कोड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चलते हुए, यहाँ पे क्यूआर कोड पे जाकर के आप इसको डिपॉज़िट कर सकते हैं और इसके साथ-साथ यहाँ पे अकाउंट नंबर भी आप देख रहे हैं आईएफएससी कोड के साथ है, वहाँ पे भी आप इसको जाकर के फीस को सबमिट कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो रिसिप्ट आपकी होगी उसको आप इस पे वो जो नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इस पे आप भेज देंगे। और किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी संवाद के लिए जो ये आपकी स्क्रीन पे मोबाइल नंबर नीचे चल रहे हैं, इस पे आप फ़ोन करेंगे, इस पे तुरंत आपको इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।